सोचो, अगर आपके बच्चे के कातिल को कानून सिर्फ कुछ साल की सजा दे तो क्या आप उसे खुद सजा देंगे? लेकिन इस कहानी में बदला इतना खतरनाक बन जाता है कि आखिर में सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह है द टॉर्चर्ड, एक ऐसी हॉरर रिवेंज स्टोरी जिसका एंडिंग आपका दिमाग हिला देगा। कहानी की शुरुआत एक छोटे से परिवार की जिंदगी दिखाने से होती है, जो देखने में काफी खुशहाल लगता है। पति का नाम क्रेग है और वो एक डॉक्टर है, जबकि उसकी पत्नी अलीस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक एजेंट के तौर पर काम करती है। क्योंकि दोनों के रोजाना के शेड्यूल अलग अलग होते हैं, इसलिए क्रेग और अलीस को अपने 6 साल के प्यारे बेटे बेंजामिन की देखभाल के लिए बारी बारी से जिम्मेदारी बांटनी पड़ती है। उस सुबह अलीस को हमेशा की तरह काम पर जाना होता है, जबकि क्रेग की बारी बेंजामिन की देखभाल करने की होती है। पत्नी के घर से चले जाने के बाद क्रेग बेंजामिन को घर के आंगन में उसके साथ गेंद खेलने के लिए बुलाता है। लेकिन जब वो देखता है कि उस सुबह मौसम गर्म होने लगा है, तो क्रेग पहले घर के अंदर जाता है और बेंजामिन के लिए सन प्रोटेक्शन लोशन ले आता है। बदकिस्मती से उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके आंगन से कुछ ही दूरी पर खड़ी एक कार में बैठा एक आदमी बेंजामिन पर लगातार नजर रखे हुए है। जैसे ही क्रेग घर के अंदर जाता है, वो कार धीरे धीरे आंगन की तरफ बढ़ने लगती है और अब वो उस जगह से बस कुछ ही मीटर दूर होती है जहां बेंजामिन खेल रहा होता है। घर के अंदर क्रेग थोड़ा परेशान सा दिखता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी के कॉस्मेटिक से भरे हुए दराज में लोशन ढूंढ रहा होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे अनुभव से गुजरने वाला है। क्रेग के घर के अंदर जाते ही वो शख्स बेंजामिन को अगवा कर लेता है। बेंजामिन की चीख से क्रेग दौड़कर उस आदमी को रोकने बाहर आता है, लेकिन वो आदमी तेजी से अपने कार भगाने लगता है। चूंकि क्रेग उस कार की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाता, इसलिए वो तुरंत अपनी कार निकालता है और उस किडनैपर का पीछा करना शुरू कर देता है। अपनी घबराहट के बीच क्रेग को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वो पुलिस को फोन करने वाला होता है, उसे पता चलता है कि उसका मोबाइल फोन तो घर पर ही छूट गया है। क्रेग के दिमाग में इस वक्त बस एक ही बात चल रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे खुद ही उस किडनैपर की गाड़ी का पीछा करना चाहिए और उसे ढूंढ निकालना चाहिए। फिर वो एक ओवरपास पर आकर रुकता है, लेकिन बदकिस्मती से एक बार फिर किडनैपर की कार उसकी नजरों से ओझल हो चुकी होती है। ट्रैफिक की हालत भी काफी खराब हो जाती है। उस दौरान क्रेग एक एक करके हर कार को रोककर किसी से फोन उधार लेने की कोशिश कर रहा होता है। अलीस, जो अभी अभी काम से घर लौटी होती है, ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसका घर पुलिस वालों और कई रिपोर्टर्स से भरा हुआ है। जब अलीस घर के अंदर दाखिल होती है तो वो अपने पति से मिलती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने पति से कुछ पूछना चाहती है, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाता। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अलीस को पहले बिठाकर और उसके बच्चे के अपहरण के बारे में बात करने की कोशिश करता है। हालांकि इससे अलीस और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो पागलों की तरह चीखते हुए पूछती है कि उसका बच्चा कहाँ है। कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस को अभी भी अपहरण के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। अलीस सोचने लगती है कि अपहरणकर्ता ने अभी तक उनसे संपर्क करके फिरौती की रकम क्यों नहीं मांगी है। इस मोड़ पर वो ये अंदाजा लगाने लगती है कि बेंजामिन का अपहरण पैसे के लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के व्यवहार के कारण किया गया है जिसे आमतौर पर साइकोपैथ कहा जाता है। बेबस माता पिता अपने बच्चे की मिसिंग फोटोग्राफ्स हर जगह लगा रहे होते हैं और सभी से अपने बच्चे को ढूंढने की रिक्वेस्ट करते हैं। इस बीच बेंजामिन, जिसे तहखाने के कमरे में रखा गया है, डर के मारे चीखता है और अपने माता पिता को पुकारता है। बेंजामिन की चीख सुनकर जॉन नाम का वो साइको आदमी चिढ़ जाता है। नतीजतन शोर से परेशान होकर जॉन कमरे में घुसता है और डरा धमकाकर बेंजामिन को जान से मारने का इरादा कर लेता है। अगले दिन पैटरसन और अल्वारेज नाम के 2 पुलिस अधिकारी स्थानीय लोगों से मिली कई शिकायतों के आधार पर जॉन के घर आते हैं। कुछ निवासियों ने शिकायत की थी कि उन्हें जॉन के तहखाने से रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ठीक उसी समय जॉन अपने घर का दरवाजा खोलता है, लेकिन उन्हें अंदर आकर ये देखने नहीं देता कि आखिर चल क्या रहा है। फिर वो दावा करता है कि इस समय वो डिप्रेस्ड है और ये उसकी ही आवाज है। लेकिन अल्वारेस, जो जॉन के जवाब से संतुष्ट नहीं है, ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जॉन के बच्चे हैं या नहीं। जॉन जवाब देता है कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं और वो उस घर में अकेला ही रहता है। इस मोड़ पर अल्वारेस असल में देखता है कि घर के अंदर बच्चों के कपड़े पड़े हैं और उन्हें लगता है कि जॉन कुछ छिपा रहा है। वे दोनों, जिन्हें अब शक हो गया है, अंदर जाकर घर की तलाशी लेने की इजाजत मांगते हैं, लेकिन जॉन मना कर देता है। इसके बजाय वो फिर से दोनों पुलिस वालों से पहले वारंट दिखाने को कहता है। नतीजतन दोनों पुलिस अधिकारियों को उसके खिलाफ और सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। उन्हें घर के हर कमरे की तलाशी लेने में थोड़ा समय लगता है, जब तक कि पैटरसन को एक ऐसा दरवाजा नहीं मिल जाता जो बेसमेंट की तरफ जाता है। बेसमेंट के कमरे में घुसने पर उसे सिर्फ पुराना फर्नीचर मिलता है, जो घिसा पिटा और गंदा है। लेकिन पुलिस वाले को अब भी पक्का यकीन है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। उसे खून के धब्बों के साथ साथ बिखरे हुए औजार भी मिलते हैं, जैसे ड्रिल, स्क्रूड्राइवर और हथौड़ा, जिन पर खून लगा हुआ है। जब पैटरसन दूसरे कमरे का दरवाजा खोलता है तो बेंजामिन की बेजान लाश देखकर वो सन्न रह जाता है। इसके बाद एलिस को फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है और वो खुद को फोन उठाने के लिए मजबूर करती है।
उसके लिए ये बहुत दुख की बात है कि उसे ये खबर मिलती है कि बेंजामिन मृत पाया गया है, और एक मां होने के नाते एलिस के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता जब तक कि उसका शरीर कमजोरी से जमीन पर नहीं गिर जाता। अस्पताल जाते समय वो और उसका पति अब भी उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो बच्चा बेंजामिन न हो, लेकिन असल में जब क्रेग और एलिस अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें यह बात माननी पड़ती है कि वो लड़का सचमुच में बेंजामिन ही है। महज कुछ ही घंटों में उनकी खुशहाल जिंदगी पूरी तरह से उलटपुलट हो जाती है। क्रेग और एलिस, जो अब भी दुखी और परेशान हैं, इंसाफ पाने की कोशिश करते हैं ताकि उस साइकोपैथ को उसके किए की सजा के तौर पर ज्यादा से ज्यादा कठोर दंड मिल सके। लेकिन आखिर में अदालत का फैसला वैसा नहीं होता जैसा उन्होंने सोचा था। जॉन को सिर्फ 25 साल की सजा सुनाई जाती है। ऐसा लगता है कि जज के फैसले के बाद क्रेग और एलिस बहुत ज्यादा गुस्से में और निराश हैं। एलिस अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती और क्रेग से उसे बंदूक दिलाने में मदद करने को कहती है। इस पर क्रेग उसे समझाता है कि कसूरवार को मार डालने से कुछ भी नहीं बदलेगा। तब एलिस कहती है कि वे माता पिता बनने में नाकाम रहे हैं और अब उन्हें अपने बेटे की गरिमा के लिए कुछ तो करना ही होगा। कई दिन बीत चुके हैं और क्रेग तथा एलिस की मानसिक स्थिति बेहद खराब नजर आती है। हालात तब और भी बदतर हो जाते हैं जब वे एक दूसरे की परवाह करना ही छोड़ देते हैं। यही नहीं, अब वे अक्सर इस बात पर झगड़ते रहते हैं कि इस सब के लिए किसे कसूरवार ठहराया जाए। इन मुश्किल हालात के बीच आखिरकार एलिस खुद को शांत करने के लिए कुछ समय के लिए क्रेग से अलग रहने का फैसला कर लेती है। अपनी पत्नी के चले जाने के बाद क्रेग पूरी तरह से हताश और निराश नजर आता है। उसे लगने लगता है कि अब ऐसा कोई भविष्य या उम्मीद बाकी नहीं है जो उनके परिवार को फिर से पहले की तरह एक साथ ला सके। आखिरकार वो अपनी बाह में कुछ इंजेक्ट करके अपनी जान लेने का फैसला कर लेता है। लेकिन जब वो अपने ठीक सामने बेंजामिन की तस्वीर देखता है तो उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है जो उसके विश्वास को मजबूत करती है और उसे उस जल्दबाजी काम को करने से रोकती है। ये उसे उस समय में वापस ले जाता है जब वे तीनों अभी भी साथ थे, और उसे याद आता है कि उसका छोटा सा परिवार कितना खुश था जब वे अपने प्यारे बच्चे के साथ मिलकर रहते थे। उसके बाद क्रेग के मन में अपनी निराशा व्यक्त करने का एक तरीका सूझता है जिसने अब उसे एक गुस्सैल इंसान में बदल दिया है। तभी उसके दिल और आत्मा में फिर से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है जो बदले की भावना जगाती है। इसी मोड़ पर वो अपनी पत्नी के पास जाता है ताकि उसे अपने प्यारे बच्चे की मौत का बदला लेने में अपने साथ शामिल कर सके। शुरुआत में क्रेग और एलिस अस्पताल जाकर अपनी योजना पर काम शुरू करते हैं। क्रेग कार से बाहर निकलता है और मेडिकल स्टाफ के बीच में से अपना रास्ता बनाता है। फिर उसे एक एम्बुलेंस दिखाई देती है जिसका दरवाजा बंद नहीं है। एम्बुलेंस के अंदर जाने के बाद क्रेग कुछ दवा लेता है और उससे एक छोटे से बैग में रख लेता है। अगले दिन एक जेल में जॉन कोस्लोव्स्की को दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू होती है, जहां सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी है। दूसरी तरफ क्रेग और एलिस दूर से जॉन पर नजर रखे हुए हैं, जिसे पुलिस सुरक्षा में ले जा रही है, और वे अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उस गाड़ी का पीछा करते हैं। नई जेल जाते समय कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रुकती है, जहां पुलिस अधिकारियों में से एक कॉफी के कुछ कप खरीदने के लिए एक दुकान में जाता है। तब एलिस कार से बाहर निकलती है और दुकान में घुस जाती है, जहां वे अपनी योजना को अंजाम देना शुरू करते हैं। फिर क्रेग भी एलिस के पास पहुंच जाता है और कैशियर के पास जाकर हंगामा खड़ा कर देता है ताकि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। फिर उनका सफर दोबारा शुरू होता है और वे कैदियों वाली गाड़ी का पीछा करते रहते हैं, जबकि वे दवा के असर करने का इंतजार कर रहे होते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते क्रेग को पूरा यकीन है कि जो पुलिस अधिकारी वे दवा लेंगे उन्हें उसके साइड इफेक्ट जरूर होंगे, और उनकी योजना कामयाब होती है क्योंकि 30 मिनट के अंदर ही कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुक जाती है। पेट में तेज दर्द होने की वजह से पुलिस अधिकारी जल्दी से वैन से बाहर निकल आते हैं। फिर क्रेग जल्दी से उस गाड़ी में बैठ जाता है और कैदी को लेकर चला जाता है, जबकि उसकी पत्नी अपनी कार में ठीक उसके पीछे पीछे चलती है। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचते हैं, क्रेग, जो बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, गलती से एक हिरन से टकरा जाता है जो ठीक उसके सामने से गुजर रहा था। टकराव के कारण क्रेग की पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। खुशकिस्मती से इस दुर्घटना के कारण क्रेग के चेहरे पर बस हल्की फुल्की चोट ही आती है। फिर वे देखते हैं कि एक कैदी जो खून से लथपथ है जमीन पर पड़ा हुआ है। वे जॉन की हालत देखने की कोशिश करते हैं और पाते हैं कि दुर्घटना के कारण वह बेहोश हो गया है। फिर वे तुरंत जॉन को शहर से काफी दूर एक प्लांटेशन हाउस में ले जाते हैं जहां वे रहते हैं। सबसे पहले वे जॉन को एक टेबल पर लिटा देते हैं, जबकि उसके हाथों और पैरों में अभी भी हथकड़ियां लगी हुई हैं। फिर जॉन को होश आने लगता है और उसी पल क्रेग उससे कहता है कि उसे एक दवा दी जाएगी। इससे ये पता चलता है कि एम्बुलेंस में क्रेग ने जो दवाएं पहले ली थीं वे उसकी मुख्य योजना का ही हिस्सा थीं। इस सबसे तो एक बात हम समझ पाते हैं कि वे जॉन को तड़पाना शुरू कर देंगे और उसे मरने नहीं देंगे। इसके लिए वे जॉन को कई हफ्तों तक जगाए रखने वाली दवा का इस्तेमाल करेंगे। अगली सुबह जब वे कार से खून के धब्बे साफ कर रहे होते हैं, तभी अचानक एलिस के फोन पर डिटेक्टिव बर्गर का फोन आता है। डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि जिस गाड़ी में जॉन को ले जाया जा रहा था उसका अभी अभी एक्सीडेंट हो गया है और जॉन वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया है। ये सुनकर एलिस हैरानी जताने का नाटक करती है, जबकि असल में इस पूरी घटना के पीछे उन्हीं का हाथ था। डिटेक्टिव पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पर अफसोस भी जाहिर करता है।
आधी रात के समय क्रेग अपने बेटे को खोने के गम में डूबा हुआ सा लगता है। बेंजामिन की यादें बार बार उसके जहन में कौंध रही होती है। इस दुख और गुस्से में आकर क्रेग एक बार फिर जॉन के पास जाता है और अपनी जलती हुई सिगरेट जॉन के पेट पर तब तक लगाए रखता है जब तक कि जॉन दर्द से बुरी तरह कराह नहीं उठता। अगली सुबह फिर से जॉन को तड़पाने का सिलसिला शुरू होता है। क्रेग पिछली रात सिगरेट से जॉन के पेट पर जो जख्म दिए थे उन्हें और गहरा करता है। इस दौरान जॉन के दर्द से भरी चीखें सुनकर एलिस को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने जॉन के साथ क्या किया है, लेकिन क्रेग उसे ये कहकर समझाने की कोशिश करता है कि वे जॉन के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं वे उस जुल्म के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो जुल्म जॉन ने उनके बच्चे के साथ किया था। ये कहने के बाद भी क्रेग को तसल्ली नहीं मिलती और वह जॉन की गर्दन में कोई चीज इंजेक्ट करके उसे तड़पाना जारी रखता है। पता चलता है कि इस दवा के असर से जॉन के शरीर की सभी मांसपेशियों में जोरदार ऐंठन होने लगती है। ये वैसी मामूली ऐंठन नहीं होती जैसी हमें तैरते समय किसी एक मांसपेशी में महसूस होती है, बल्कि ये एक ऐसी भयानक ऐंठन होती है जो शरीर की हर एक मांसपेशी को अपनी चपेट में ले लेती है। अगली सुबह जब वे तहखाने में जॉन को फिर से तड़पा रहे होते हैं तभी उनके सिर के ऊपर लकड़ी के फर्श पर किसी के चलने की आहट सुनकर वे चौंक जाते हैं। पता चलता है कि एक आदमी अपने कुत्ते के साथ घर के अंदर आ गया है। वो आदमी उसी इलाके का रहने वाला है। एलिस को घर में देखकर उसे कुछ शक होता है और वो एलिस को बताता है कि ये घर फ्रैंक जोसेफ नाम के एक आदमी का है। एलिस जो एक रियल एस्टेट एजेंट है उस आदमी से ये कहकर स्थिति को बड़ी होशियारी से संभाल लेती है कि ये घर बिकने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा वो एक ऐसी एजेंट है जो अब अपने क्लाइंट का इंतजार कर रही है ताकि वो घर की हालत देख सके। किस्मत से जब क्रेग एक खरीदार होने का नाटक करता है तो वो आदमी उसकी बात मान लेता है और तुरंत वहां से चला जाता है। इसी बीच जासूस बर्गर को पुलिस के एक अधिकारी से पता चलता है कि कैदियों को ले जाने वाला वाहन मिल गया है। जासूस तुरंत दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचता है ताकि पता लगा सके कि असल में हुआ क्या है। क्रेग और एलिस जो जॉन को फिर से यातना दे रहे थे तब हैरान रह जाते हैं जब जॉन कहता है कि उसे पिछली वाहन दुर्घटना के अलावा और कुछ भी याद नहीं है। वो तो यहाँ तक कहता है कि उसे ये भी याद नहीं है कि वो असल में कौन है। ऐसा शायद दुर्घटना के दौरान उसके सिर पर लगी चोट की वजह से हुआ हो। एलिस लगातार यही कोशिश करती रहती है कि वो जॉन की बातों पर यकीन न करे। हालांकि उन दोनों को ही उस आदमी को यातना देने का पछतावा होने लगता है जिसे ये भी नहीं पता कि उसे क्यों यातना दी जा रही है। लेकिन एलिस अभी भी उसे जाने देने को तैयार नहीं है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वो बस झूठ बोल रहा है। फिर वे ये साबित करने का एक तरीका आजमाते हैं। इसके लिए वे जॉन के पैर पर चोट पहुंचाते हैं और उस आदमी से अपने बेटे का नाम बुलवाने की कोशिश करते हैं। उसी रात बाद में एलिस अपनी नींद से जागती है और टॉयलेट जाती है। इसी बीच तहखाने में जॉन, जिसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, खुद को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो आखिरकार खुद को आज़ाद करने में कामयाब हो जाता है और उसके हाथ पैरों में बंधी हथकड़ियाँ खुल जाती हैं। इसके बाद वो बाहर निकलने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन टॉयलेट में बैठी एलिस बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से खुलने की आवाज़ सुनकर चौंक जाती है। वो घबरा जाती है और डर जाती है, लेकिन वो बस अपने पति को देख पाती है जो अभी भी सो रहा है। इस मोड़ पर उसके पास टॉयलेट के पीछे छिपे उस आदमी पर हमला करने की कोशिश करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। एलिस अपने हाथों में एक लोहे का पाइप पकड़े हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जॉन को मारकर बेहोश कर देती है। क्रेग चौंक कर जाग जाता है और वे जल्दी से उस आदमी को वापस बेसमेंट में ले जाते हैं। बदकिस्मती से वो आदमी अचानक फिर से जाग जाता है और क्रेग वो सीढ़ियों से नीचे धकेल कर उनसे लड़ता है, लेकिन वो एलिस पर हमला नहीं करता और इसके बजाय वहां से भाग निकलता है। दूसरी ओर पुलिस उस इलाके के आसपास तलाशी अभियान चला रही होती है। उनके लिए खुशकिस्मती ये होती है कि वे आखिरकार जॉन को ढूंढ निकालने और पकड़ निकालने में कामयाब हो जाते हैं जो भागने की कोशिश कर रहा होता है। इस मोड़ पर सारी बातें साफ हो जाती हैं और जाहिर है जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है वो जॉन कोज़लोवस्की ही है, वही आदमी जिसे एक बच्चे की हत्या के जुर्म में 25 साल की जेल की सजा सुनाई जानी है। हालांकि मुख्य बात यह है कि जिस वैन को पहले हाईजैक किया गया था उसमें एक और दोषी भी मौजूद था जिसका नाम पैट्रिक गैलिगन था। उसे टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के जुर्म में 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। खैर, जैसा कि हम देख सकते हैं ये वही आदमी है जिसे उस घर में क्रेग और एलिस के साथ दिन बिताने थे। दूसरी ओर क्रेग और एलिस ये देखकर सन्न रह जाते हैं कि जिस आदमी का वे पीछा कर रहे थे उसने खुद को फांसी लगा ली है। वहां उन्हें एक कागज का टुकड़ा भी मिलता है जिस पर उस आदमी का लिखा हुआ एक संदेश होता है। वो आदमी, जो पैट्रिक गैलिगन निकलता है, लिखता है कि वो जानता है कि लोग उससे बहुत नफरत करते हैं और वो इस बात पर अपनी अफसोस जाहिर करता है। इसके अलावा वो कहता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसी का हकदार है, लेकिन वो अब और ज्यादा यातना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी जान लेने का फैसला करता है। ये बात जानने के बाद क्रेग और एलिस इस एहसास से हक्के बक्के रह जाते हैं। फिल्म का मेन मैसेज रिवेंज और ग्रीफ के डेंजरस इफेक्ट्स को दिखाना है। पेरेंट्स न्याय के नाम पर खुद हिंसक मॉन्स्टर्स बन जाते हैं और एंड में उन्हें सिर्फ गिल्ट और रिग्रेट मिलता है।